कभी उत्तराखंड के पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था, भैरव ताल। यहीं जन्मा था सूरज पटेल, मध्यम किसान का बेटा, जो दिन भर स्कूल में अध्यापक से डांट खाता और शाम को अखबार के पन्नों से अंग्रेजी शब्द रटता। कहते हैं उसमें एक बात थी, वह हमेशा इस चीज़ की तलाश में रहता था कि उसको पैसे मिलें, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। भैरवताल के मेले में एक योगी ने नाक से और मुंह से सांस लेने वाले करतब करके दिखाए। लोगों ने योगी के कारनामे की खूब तारीफ की। ऐसी तारीफें सुनकर सूरज को भी तारीफ पाने की धुन सवार हो गई। उसने सोचा, ये तो बड़ी ही आसान हरकत है, इसे तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। उसने खुद भी मेले में ये करके दिखाया। लोगों ने बच्चे सूरज के इस कमाल पर खूब तालियां बजाईं। सूरज को बड़ा ही आनंद आया। ऐसे ही आसपास के मेले में जाकर वह सांसों का करतब दिखाता, तालियां पाता और घर आ जाता। एक दिन वह अपने बिस्तर पर सो रहा था और सोचा कि अगर सांस का चमत्कार दिखाकर पैसे बनाए जाएं तो कैसा रहेगा। सूरज दिन भर घूमता और मौज मस्ती करता रहता। दिन रात वह यही सोचता रहता कि किसी तरह घर से भाग जाऊं, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। इसका पढ़ने लिखने में मन कभी नहीं लगता था। वह अपनी किताबें फाड़ता रहता, कभी गलती से भी किताबों को नहीं खोलता था, और वह अंग्रेजों और अंग्रेजी से बहुत प्रभावित होता। उसे किसी ने बता दिया था कि अंग्रेजी जानोगे तो सब इज्जत करेंगे, अंग्रेजी बोलने लगे तब तो तुम्हें हर कोई साहब समझेगा। आसपास का हर बड़ा बूढ़ा, बच्चा, सरकारी अधिकारी भी तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। सूरज को यह बात जंच गई। उसने सोच लिया कि अब तो बस किसी तरह बैंक के बाहर बैठकर अंग्रेजी न्यूज़पेपर की अंग्रेजी पढ़ूंगा। सूरज चमत्कार हो जाए इसका भी दिन भर मंथन करता रहता। उसने धीरे धीरे यह भी पता कर लिया कि ज़्यादातर लोग भी उसकी तरह चमत्कार खोजते रहते हैं। वे चाहते हैं उनके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वे माला माल हो जाएं। वो ये भी जान गया था कि ज़्यादातर लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है। विज्ञान समझ में ही नहीं आता था। वह विज्ञान से बहुत परेशान था। वो हमेशा सोचता था कि विज्ञान के नाम पर कुछ ऐसा किया जाए कि विज्ञान का नाम भी हो जाए और विज्ञान पढ़ना भी ना पड़े। लोगों के बारे में भी उसने पता कर लिया था कि वे भी आस्था चाहते हैं, और वह ये भी चाहते हैं कि सब कुछ ईश्वर नामक संस्था के नाम पर चमत्कार के रूप में होता रहे। उन्हें बस कोई आसान रास्ता चाहिए बाजार से हर वस्तु पाने के लिए। उन्हें असल में कोई वैज्ञानिक बात या उसका प्रमाण नहीं चाहिए। उसके बाद सूरज ने तय किया, कसरत से सिर्फ तमाशा नहीं होगा, बल्कि कसरत करवाने वाला साम्राज्य बनाऊंगा। वह गांव से भागकर हरिद्वार पहुंचा। नदी के किनारे झोपड़ी बनाई, बाल बढ़ाए, नाम रखा स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव की शुरुआत बहुत साधारण और सीधी सी थी। सुबह ओम का उच्चारण करता, उसके पीछे 2 दर्जन लोग बैठकर ओम का उच्चारण करते और एक फुटकर दान पेटी रख दी गई। वह हमेशा हंसकर बोलता, अपने हाव भाव को अभिनय पूर्ण बनाया। दिन भर जिससे मिलता उससे यही बोलता, सांस से जीवन बनता है, जीवन से धन, धन से धर्म। लोग बड़े प्रभावित हुए। तभी एक दिन उसके पास आया एक दुबला पतला तेज नजर वाला युवक, माधव मिश्र। उसने सूर्यदेव से कहा, आचार्य, मुझे व्यवसाय करना आता है, आपको भावनाएं बेचनी आती हैं, मिलकर चले? सूर्यदेव मुस्कुराया। बस वहीं से जन्म हुआ साझेदारी का। जहां एक को सांस के खेल आते थे और पैसे कमाने की भाषा आती थी, तो दूसरे को लेखा जोखा की। दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई, आनंद योग फाउंडेशन। धीरे धीरे यह संस्था भिक्षा पात्र से आगे बढ़कर एक ब्रांड बनने लगी। पहले पहले सूरज पटेल उर्फ सूर्यदेव केवल योग शिक्षा देता था, पर माधव ने कहा, आचार्य, योग तो माध्यम है, संदेश है। आप जीवन को बदल सकते हैं, और जो भी चीज़ जीवन बदलने का वादा करे वह बिकती ही है। माधव के कहने पर स्वामी सूर्यदेव ने सांसों के खेल का और विस्तार किया। सुबह सुबह बुजुर्गों की भीड़ लगने लगी। माधव घूम घूम कर और लोगों को एकत्रित करने लगा। कुछ लोकल टीवी चैनल्स भी हाइलाइट्स दिखाने लगे। इस तरह दोनों मिलकर सांसों के खेल को और बढ़ाते गए, खूब बढ़ाया।
अब टीवी चैनलों पर मुफ्त सत्र शुरू हो गए सुबह 5 बजे। आनंद योग के साथ जिए नया जीवन, ड्रामेटिक म्यूजिक, नाटकीय विराम और वाक्य। कैंसर, मधुमेह, मोटापा, सबका एक ही कारण है, गलत श्वास। पहली बार एक तथाकथित योगी सेलिब्रिटी बन गया। लाखों लोग स्क्रीन के सामने सांस खींचते और छोड़ते। लोगों के सांस छोड़ने और लेने का मूल्य निकलने लगा। सूर्यदेव अब प्रसिद्ध होने लगा। उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। वह बहुत खुश रहने लगा। सबकी सांसें अब उसका रुपया बनने लगी। जल्दी ही उसने और माधव ने आनंदयुर बायोटेक नामक कंपनी बनाई, जो कहती थी कि हम आयुर्वेद को विज्ञान से जोड़ेंगे। यानी वो कंपनी आयुर्वेद को विज्ञान से जोड़ने का वादा करने लगी, पर असल में वह अपने टूटे फूटे घरेलू ज्ञान को मार्केटिंग से जोड़ना चाहता था। माधव मिश्र अब आचार्य माधव नंद कहलाने लगा। कागजों में वही सबका मालिक था। जमीन, फैक्ट्री, कंपनियां सब उसके नाम थीं, पर सच्चे मालिक का नाम किसी कागज पर नहीं होता, वह कैमरे पर होता है। और कैमरे पर था सूर्यदेव। माधव पर्दे के पीछे सबसे सौदे तय करता। किस टीवी चैनल को विज्ञापन देना है, किस सरकारी विभाग में वेलनेस सर्टिफिकेट लेना है, किस राजनीतिक दल को चंदा देना है। उसका एक ही मंत्र था, भक्त को भावना चाहिए, नेता को पैसा। आनंदायुर बायोटेक ने जब अमृत पथ नामक औषध निकाली और दावा किया गया कि यह कैंसर के शुरुआती लक्षणों को मिटा सकती है, ना कोई वैज्ञानिक परीक्षण, ना कोई क्लिनिकल डेटा, बस विज्ञापन, योग से रोग भागे। पहले तो हजारों बोतलें बिकी, फिर लाखों। हर लेबल पर लिखा था प्रमाणित आयुर्वेदिक फॉर्मूला, लेकिन प्रमाण देने वाला कोई नहीं था। मुनाफा बढ़ता गया। सूर्यदेव बोला, अब हमें अपनी भूमि भी चाहिए। हिमालय की जड़ी बूटियां वही हैं। हिमालय के नीचे उसने 1000 एकड़ जमीन लीज पर ली, संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के नाम पर। गांव वालों को कहा, तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। पर हुआ उल्टा। नदियों के किनारे मशीनें लगीं, झरने सूखे, जंगलों में एक ही प्रजाति की खेती शुरू हुई। विविधता मरी, व्यापार फला। आनंदायुर की बोतलें अब यूरोप तक जा रही थीं, हिमालयन ऑर्गेनिक टैग के साथ। पर हर बोतल में वही जड़ी बूटियां थीं जो सस्ते दामों पर स्थानीय महिलाएं तोड़कर दे देती थीं। उन्हें मिलता था 30 रुपया किलो और कंपनी बेचती थी 3000 रुपए किलो। माधवनंद ने हंसते हुए कहा, कुदरत से भी व्यापार करना सीखो, वह भी संतुलन बेचती है। सूर्यदेव का प्रभाव बढ़ा। सियासी दल के कम पढ़े लिखे नेता उसके मंच पर आने लगे। कुछ अभिनेत्रियां भी आने लगीं और उसके मंच पर बैठकर योग सिखाने लगीं। वह हर किसी को आशीर्वाद देता, किसी से रंग का भेद नहीं। पर भीतर ही भीतर उसने तय कर लिया था, अब योग नहीं, राजयोग चाहिए। जब एक चुनाव आया, सूर्यदेव ने तमाम चैनलों पर अभियान चलाया, स्वदेशी अपनाओ, सच्चे नेतृत्व को लाओ। किसी का नाम नहीं लिया, पर जनता समझ गई कि इशारा किस ओर है। बाद में उसी सरकार ने आयुर्वेद मिशन के लिए सैकड़ों करोड़ का अनुदान जारी किया। अधिकांश ठेके आनंदायुर को मिले। अब वह कानून से ऊपर हो गया था। फैक्ट्रियों के निरीक्षण भक्तों द्वारा होते और पर्यावरण क्लियरेंस दर्शनार्थ में ही मिल जाता। सूर्यदेव के पुराने योगी साथी, जो कभी उसके साथ निस्वार्थ तप करते थे, अब अलग अलग दिशाओं में चले गए। किसी ने कहा, आचार्य अब व्यापार करता है, योग नहीं करता। पर जिसने भी बोलने की कोशिश की, उसके खिलाफ मानहानि का केस या FIR हो गई। एक प्रसिद्ध योग प्रोफेसर ने टीवी पर बस इतना ही कहा था, योग को धर्म और बाजार के बीच पिसने मत दो। अगले हफ्ते उसके विश्वविद्यालय का फंड रुक गया। सूर्यदेव की भाषा अब साधु सी नहीं, अध्यक्ष सी हो गई थी। हर सप्ताह वह नया आश्चर्य दिखाता, कभी योग से बाल उगाने की तकनीक, कभी श्वास से शक्ति। वह इतना बड़बोला हो गया था कि वह यह भी कह देता था कि योग से तुम्हारा DNA भी बदला जा सकता है। मीडिया ने उसे आयुर्वेद का आइंस्टीन कह दिया। सैकड़ों स्कूल उसके नाम पर बने। सरकार ने उसे वेलनेस एजुकेशन बोर्ड की अनुमति दी, जहां से छात्र योग वैज्ञानिक की डिग्री लेने लगे। पर वह डिग्री किसी विश्वविद्यालय में मान्य नहीं थी, फिर भी लाखों की फीस। माधव ने कहा, डिग्री भले नकली हो, पर लोगों के सपने असली हैं और सपने ही तो बेचने होते हैं। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आचार्य, आपकी कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप हैं। सूर्यदेव मुस्कुराया और बोला, जो राष्ट्र को स्वस्थ बना रहा है, उससे कर मांगना भी पाप है। वह हर सवाल को राष्ट्रद्रोह की गंध में लपेट देता।
और सरकार चुप रहती, क्योंकि जनता उसे मसीहा मानने लगी थी। वह अपने मंचों से न्यायपालिका को भी भाषण दे देता। कानून का पालन वही कर सकता है जो सांसों के नियम को समझता है। वह इस तरह की भाषा बोलता था और अदालतें उसकी लोकप्रियता के बोझ में चुप थीं। एक स्वतंत्र शोध संस्थान ने अमृत पथ औषधि की जांच की। रिपोर्ट में लिखा, इसमें बताए गए सक्रिय तत्व 5% से भी कम है, शेष सिर्फ चीनी और रंग है। संसद में सवाल उठा, सरकार ने जवाब दिया, विषय जांच के अधीन है। माधवनंद ने मीडिया खरीद लिया और रिपोर्ट पश्चिमी षड्यंत्र घोषित कर दी गई। लेकिन इंटरनेट युग में सच छिपता नहीं। हजारों मरीजों ने शिकायत दर्ज की कि दवा से हालत बिगड़ गई। फैक्ट्रियों के बाहर प्रदर्शन शुरू हुए। पहली बार कैमरों ने भक्तों की नहीं, शिकायतकर्ताओं की भीड़ दिखाई। आनंद वेलनेस यूनिवर्सिटी के छात्र, जिनसे लाखों की फीस ली गई थी, बेरोजगार घूम रहे थे। विदेशों में डिग्री वैध नहीं का जवाब मिला। देश के भीतर भी कोई मान्यता नहीं। वे न्यायालय पहुंचे। जांच में निकला, बोर्ड की मान्यता अस्थायी थी और नियमों के विपरीत दी गई थी, पर विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में स्थायी लिखा था। आचार्य ने कहा, यह सब नकारात्मक शक्तियों का षड्यंत्र है। माधव ने धीरे से फुसफुसाया, आचार्य, अब सबूत हमारे विरुद्ध हैं। पर सूर्यदेव बोला, भक्त सब संभाल लेंगे। एक दिन समाचार आया, योग रिट्रीट में 3 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट, अत्यधिक उपवास, जल अल्पता और अनुचित औषध प्रयोग। सूर्यदेव ने घोषणा की वे आत्मा मुक्त हो गए हैं, पर परिवारों ने मुकदमा कर दिया। डॉक्टरों ने कहा उनके शरीर में आयुर्वेदिक मिश्रण का विषैला स्तर था। सत्ता संबंधों के बावजूद अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। पत्रकारों ने ध्यान कक्ष की तस्वीरें दिखाई जहां वातानुकूलन बंद था और लोगों को आत्मदहन की साधना सिखाई जा रही थी। अब माधवनंद डर गया। वह समझ चुका था कि कानून की आंख खुल गई है। उसने गुप्त रूप से दस्तावेज इकट्ठे किए, बैंक ट्रांसफर, ऑफशोर अकाउंट, हवाला डील। फिर एक दिन गुमनाम पते से एक मीडिया हाउस को पेन ड्राइव भेज दी। अगले ही सप्ताह आनंदायुर बायोटेक का पर्दाफाश हो गया। टीवी पर चला, फर्जी लेबलिंग, टैक्स चोरी और कालाबाजारी। सूर्यदेव चीखा, माधव गद्दार है, पर माधव भाग चुका था। वह समझ चुका था कि स्वामी सूर्यदेव उसे नहीं बचा पाएगा। वह नेपाल के रास्ते विदेश चला गया। जांच एजेंसियां आश्रम पहुंची, फैक्ट्रियां सील की गईं, अमृत पथ और जीवना रोग जैसी औषधियां बाजार से हटाई गईं, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। सूर्यदेव टीवी पर आया, मुझे बदनाम किया जा रहा है, यह संस्कृति पर हमला है। इस बार भीड़ चुप थी, आस्था अब प्रश्न बन चुकी थी। एक सुबह जब पुलिस ने उसके आश्रम पर छापा मारा, वह ध्यान कक्ष में बैठा था। सामने दर्पण रखा, खुद से बोला, मैं सूर्य हूं, कभी अस्त नहीं होता। पुलिस अंदर आई। सूर्यदेव ने कहा, सूरज अस्त नहीं होता, बस दिशा बदलता है, और गिरफ्तारी दे दी। कुछ वर्षों बाद अदालत का फैसला आ गया। आनंदायुर बायोटेक पर भारी जुर्माना, डिग्री बोर्ड की मान्यता रद्द, पर्यावरण हानि के लिए क्षतिपूर्ति के आदेश दिए गए। सूर्यदेव जेल में योग सिखाने लगा, कैदियों को नहीं, अब खुद को। माधवनंद विदेश में आयुर्वेदिक स्टार्टअप खोल बैठा, पर इंटरपोल नोटिस उसका पीछा कर रहा था। भैरवताल का गांव, जहां से यह सब शुरू हुआ था, अब वह शांत था। नदी साफ, हवा नम्र। लोग कहते, धन और धर्म जब एक दूसरे की जगह लेने लगे तो कोई ना कोई पहाड़ जरूर टूटता है। जेल की दीवार पर सूर्यदेव ने कोयले से लिखा, श्वास को साधना आसान है, पर लालच को साधना कठिन। अब वह भी हर सुबह प्राणायाम करता, पर जब सांस छोड़ता तो उसके साथ जाता पछतावा। एक बार जेल के डॉक्टर ने पूछा, अब भी योग गुरु बनना चाहेंगे? सूर्यदेव मुस्कुराया, अब मैं योग सीखना चाहूंगा, पहली बार सच्चा वाला। जब योग साधना से व्यापार बन जाता है, तब शरीर नहीं, आत्मा थक जाती है। जब श्रद्धा से लाभ उठाया जाता है, तब धर्म नहीं, दलदल बनता है। और जब कोई खुद को कानून से ऊपर समझने लगे, तब उसका पतन शुरू हो चुका होता है।